नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। पिछले फ्राइडे को, पिछले शुक्रवार को मैंने एक सीटों की गणित की बात आपसे की थी कि भाजपा क्यों दबाव में आ गई है कि 303 सीटें जो उसको पिछले लोकसभा में मिली थी उसको उसके लिए क्यों दिक्कत होगी कि 303 सीटें मिलने में दिक्कत हो रही है। आज उसी मैं हर फ्राइडे को कोशिश करूंगा कि ये थोड़े अंक से और अर्थमेटिक और इससे आपसे बात रूबरू कराऊं, उस तरह से इन आंकड़ों को देखने के लिए। मैं एक चीज और करूं कि इस शुरू करने से पहले ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं आपने प्रेडिक्शन किया। ये मेरी एनालिसिस है जो फिगर्स है उसको देखते हुए। आपको पूरा हक है इसको बिल्कुल ही रिजेक्ट करने का, आपको पूरा हक है इसमें कुछ ऐड करने का, आपको पूरा हक है मुझे बताने का कि ये इस तरह से नहीं इस तरह से देखना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले बात आज जो करने की कोशिश कर रहा हूं कि गुजरात में ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आ गई है और वो कांग्रेस को साफ कर देगी और आम आदमी पार्टी के लड़ने से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी का होगा। इस तरह की एक नैरेटिव चल रहा है। मेरे अनुसार आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को क्यों फायदा है वो मैं आपको सिलसिलेवार समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं गुजरात स्टेट की थोड़ी बात कर लें हम लोग कि उसका मिजाज क्या है, वो कहां है, कहां था, कहां पहुंचा। देखिए, इस देश के जो स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो उसके पहले 5 नायकों की बात करें। जब मैं इस देश की बात कर रहा हूं तो मैं अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा हूं, मतलब 1947 से पहले के भारत की। तो वो अगर उस भारत की बात करें तो उसके अगर पहले 5 नायकों का नाम लें, पहले 10 नायकों का नाम लें, तो उसमें से 3 नायक जरूर हैं, गांधी, पटेल, और तीसरा नाम जिन्ना का मैं ले रहा हूं इसलिए कि जिन्ना अब भारत के लिए खलनायक हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो नायक हैं, और पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का ही एक अंग था। तो ये 3 लोग गुजरात से आते हैं। तो मैं जिस रेफरेंस से कह रहा हूं कि इतने पढ़े लिखे, सब वकील, सब विदेश से पढ़ के आए, बड़े देश को दृष्टि देने वाले, लेकिन आज का गुजरात कहां है इसकी बात भी थोड़ी हम लोग करेंगे। जो सबसे पहली बात कर लें कि गुजरात स्टेट 1960 में बना, जब वो बॉम्बे के हिस्से कुछ अलग होके, मतलब ग्रेटर बॉम्बे था, बॉम्बे स्टेट हुआ करती थी, उसका हिस्सा, सौराष्ट्र का हिस्सा, कच्छ का हिस्सा, काठियावाड़ का हिस्सा, ये सब लेके, बड़ौदा स्टेट का हिस्सा, ये लेके गुजरात स्टेट का वजूद 1 मई 1960 में आया। गुजरात में आज की तारीख में करीब 88-89% हिंदू रहते हैं, 9-10% मुस्लिम है, और देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी जैनियों की, वहां 1% जैन लोग रहते हैं। अब मैं जरा गुजरात की आपको कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं जिससे चीजें समझना आसान हो जाएगा। पहली चीज ये समझ लीजिए कि एरिया की दृष्टि से देश का सबसे 5th लार्जेस्ट स्टेट, 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया, पॉपुलेशन के हिसाब से 9वें नंबर पे, 6 करोड़ की आबादी, 26 एमपीज वहां से आते हैं। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो इसलिए समझना ये के लिए है कि उससे बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। हिंदुस्तान की जो कोस्टल लाइन है, कोस्ट मतलब जो समुद्र से जो लाइन मिलती है, वो टोटल 7516 किलोमीटर की होती है, लेकिन उसमें से अंडमान और निकोबार आइलैंड, क्योंकि वो बीच समुद्र में है, वो 1962 किलोमीटर के, 1962। तो 1962 निकाल दें तो 5554 की जो कोस्टल लाइन है, जिसमें गोवा, दमन, दीव, ये सारे आते हैं, उसमें गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, जो मेनलैंड, जिसमें मेनलैंड भी है और कोस्टल लाइन है, 1214 किलोमीटर की, 1214 किलोमीटर्स। उसके बाद आंध्रा आते हैं, तमिलनाडु आते हैं, जो 900-950 किलोमीटर के हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन उसकी है। दूसरा एक चीज और आपको समझना होगा कि जो लैंड बॉर्डर है हिंदुस्तान का, जो सीमा जो लैंड की है, जमीनी जो बॉर्डर है, वो 8 कंट्रीज से मिलते हैं, और उसमें सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश से है, 4096 किलोमीटर्स, फिर चाइना है 3488, पाकिस्तान जो हमारे लिए सबसे मुश्किल वाली चीज है एज अ नेबर, एज अ कंट्री, वो 3310 किलोमीटर्स है। पाकिस्तान के बॉर्डर 4 स्टेट से मिलते हैं हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और इन सारे में सबसे जो कम मतलब बॉर्डर का लैंड जो बॉर्डर है वो गुजरात के साथ ही है।
गुजरात के साथ 512 किलोमीटर का है, जम्मू कश्मीर के साथ 1216 किलोमीटर, राजस्थान के साथ 1035 1035 किलोमीटर, पंजाब के साथ 547 किलोमीटर है। हमारा एक बॉर्डर और मिलता है जो आठ कंट्रीज हैं, वो भी मैं आपको बता दूं क्योंकि आगे के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर का बॉर्डर, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है जिसको पाक ने कब्जा कर रखा है, उसको जिस दिन जब भी वो हमारे पास आएगा उसका 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से लगता है। श्रीलंका मैंने इसलिए बोला, कुछ लोगों ने लगा पाक स्टेट की वजह से वो करीब 0.1 किलोमीटर की बात होती है, जो ये कहा जाता है टेक्निकली कि वो हमारे श्रीलंका की सीमा है। अब मैं जरा एक और बता दूं, तब पॉलिटिकल एनालिसिस करना आसान होगा। जीडीपी पे गुजरात चौथे नंबर पे है, क्योंकि गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है सबसे बड़ा पोर्ट देश का, हैंडल करने के लिए गुजरात में पोर्ट का बहुत दबदबा है। और लिटरेसी रेट लेकिन 9वें नंबर पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12वें नंबर पे। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि गुजरात कहां था और कहां पहुंचा है। गुजरात देश की पहली स्टेट ऐसी हुई जिसमें नशाबंदी लागू हुई, जिसमें कहा गया शराबबंदी, नशाबंदी नहीं, माफ कीजिएगा, शराबबंदी। लेकिन शराबबंदी हुई, उसके बाद का अब जरा आप चीजें कुछ समझ लीजिए, तब आपको समझना होगा कि उस गुजरात को, जो गांधी का गुजरात था, जो पटेल का गुजरात था, उसको आज कहां पहुंचाया गया है। 1960 में गुजरात अलग स्टेट बनता है और उसके बाद 62, 67, 72, 75, 80 और 85 ये 6 इलेक्शन में कांग्रेस जीतती है और सरकार बनाती है। ब्रीफली 75 के इलेक्शन में कांग्रेस हारती है। उस समय की जो जन मोर्चा और वो थी कांग्रेस और इन लोग मिलकर एक सरकार बनाते हैं फॉर 3 इयर्स, लेकिन अदरवाइज लगातार कांग्रेस की सरकार बनती है। तो हम गुजरात के शासन को 1960 से अगर 2022 तक करेंगे तो इस 62 इयर्स के शासन में मोटे तौर पे 1962 से 1990 तक शासन रहा कांग्रेस का, करीब करीब 28-30 साल का। बीच का 2-3 साल छोड़ दीजिए जब चिमन भाई पटेल हटे और कैसे कैसे हुआ, वो इमरजेंसी से जस्ट पहले वाली बात। और इन सारे सालों में कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज रहा वो सबसे कम 75 में, जब कांग्रेस वहां पे सरकार नहीं बना पाई थी, उसके केवल 75 एमएलए आए थे, तो 40.70 था। लेकिन अदरवाइज सीटें 193, 193, 140, 75, 141, 149, 1985 में 149 सीटें थी और उसका वोट परसेंटेज था 55.55, करीब 56% वोट मिले थे। अब इस हाफवे मार्क के बाद, अगर हम इसको हाफवे मार्क मान लें, 1990 के इलेक्शन में बाजी पलटी, कांग्रेस हारी, जनता दल और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एक सरकार बनाई। पहली बार 1990 से सरकार चल रही है। तो आज जब बीजेपी की बात होती है तो बीजेपी के राज पिछले 32 साल से गुजरात में है, अनइंटरप्टेड। हालांकि उसके पहले 5 साल उसने जनता दल के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। जब जनता दल के साथ सरकार चली थी तो उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे केशुभाई पटेल, चिमनभाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन उसके बाद 1995 से लगातार बीजेपी की सरकार बन रही है। ये मैंने आपको डेटा इसलिए दिया कि ये समझने की बात है कि पिछले 30 वर्षों से या 25 वर्षों से केवल आपकी सरकार है, आप कहां पहुंचे हैं, क्योंकि ये तो किसी को जवाब देना होगा ना। और इन 30 वर्षों में 1990 से 2022 के बीच में 30 साल आपकी सरकार, और इस 30-32 साल में 15-16 साल सेंटर में आपकी सरकार। वो अटल जी का 5 साल 18 महीने 18 दिन, आज 8 साढ़े 8 साल, मोटे तौर पे करीब 15 साल ये आपकी सरकार रही है। आधे टाइम आपकी सरकार सेंटर में भी रही है, जो डबल इंजन बोला जाता है। एक और चीज जान लीजिए, 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी जी की अनइंटरप्टेड चीफ मिनिस्टरशिप रहे हैं, शाइनिंग गुजरात, और गुजरात के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। ये सब होने के बाद आज गुजरात में सबसे ज्यादा अगर ड्रग पकड़ी जा रही है गुजरात के पोर्ट में, तो गुजरात के पोर्ट में पकड़ी जा रही है। ये क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये किसी ना किसी को तो इसका उत्तर देना होगा। मैं एक पक्ष और आपको बता दूं, और वो ये पक्ष बता के फिर मैं उसके हार्डकोर पॉलिटिक्स वाला आपसे के साथ रूबरू करूंगा। गुजरात में इतने बड़े बड़े लोग हुए,
लेकिन आज गुजरात का मेरे हिसाब से जो तीन मुख्य पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी भी है ना कि अब वो भी सत्ता कह रही कि नहीं हम सत्ता ले लेंगे और हम अपने दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल के हिसाब से गुजरात में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब जरा समझ लीजिए किसका कौन वो है। बीजेपी, चीफ मिनिस्टर साहब जो इस समय भूपेंद्र पटेल साहब हैं, वो डिप्लोमा इंजीनियर हैं, आईटीआई जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ जूनियर इंजीनियर कह लीजिए, डिप्लोमा इंजीनियर हैं। जो उनके प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं सीआर पाटिल साहब, उन पे मैंने कई एपिसोड किए हैं, नामी गिरामी आदमी हैं, कांस्टेबल थे, वो भी आईटीआई इंजीनियर है। कांग्रेस की जरा हालत सोच लीजिए। आपको लगता है कि कांग्रेस तो भाई पुरानी पार्टी है, पड़ी। कांग्रेस के जगदीश ठाकुर साहब हैं, 10वीं पास हैं, उन्होंने आईटीआई करने की भी कोशिश नहीं की, तो सबसे कम पढ़े लिखे। अब जरा हम लोग बात कर लें, मुझे क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में कूदने से बीजेपी को दिक्कत और कांग्रेस का फायदा होगा। पहली जगह बात, आप एक चीज ये देख लें कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक बहुत सक्सेसफुली दिल्ली की सरकार चलाई और बहुत सक्सेसफुली पंजाब में उसने वो बनाए, सबको बिल्कुल एक तरफ से जिसको कहते हैं ना झाड़ू लगा दिया उसका अपने चुनाव चिन्ह से। लेकिन दोनों जगह वो किसको हरा के सत्ता में आई है? कांग्रेस को हराया। दिल्ली में उसने कांग्रेस की शीला दीक्षित को हराया, पंजाब में उसने चन्नी जी को कह लीजिए, अमरिंदर सिंह की जो भी, मतलब कांग्रेस पार्टी को हरा के वो सत्ता में आई। लेकिन गुजरात में क्या है? गुजरात में कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, पिछले 30-32 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी किसकी होगी? मतलब आज आम आदमी पार्टी जो ये जनरल दिखाया जाना ना, कांग्रेस को साफ करेगी। अरे भाई, सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस से क्या उसका लेना देना है? अगर वो अपना जो भी इलेक्शन कैंपेन चलाएगी वो पिछले 32 साल में जिसकी सरकार है उससे पूछेगी ना जवाब सवाल। अब आप जरा ये बताइए, वोट किसके कटेंगे, वोट किसके कम होंगे? ये माना ना सब कांग्रेस के वोट उधर चले जाएंगे, तो क्या बीजेपी के वोट नहीं कटेंगे? मतलब वो कहेगी कि बीजेपी सरकार में है 32 साल से, लेकिन कांग्रेस को वोट मत दीजिए, वो हमें दे दीजिए, बीजेपी को वोट देते रहिए। अजीब सी बात हो रही है। एक चीज और समझ लीजिए, 1990 से जब से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस का मिनिमम वोट परसेंटेज जान लीजिए 31% रहा है, और मैक्सिमम जो पिछले चुनाव में 2017 में वो 42% तक था। तो कांग्रेस बिटवीन 31 और 42 के बीच में घूमती रहती है। तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस अगर 31 और 42 के बीच में अगर एवरेज ले लें तो 35-36% वोट कांग्रेस का कंसोलिडेटेड वोट है, उसको हिलाना ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा। एक चीज और, बीजेपी इस दौरान 90 से अभी तक अगर ले लें तो उसका 27% से लेके 50% तक घूमती रही है, और 50% 2002 में गोधरा के बाद जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो बिल्कुल उन्माद था उस समय की बात है। अब मैं दो चीजें कह के आप अपनी बात समाप्त करूंगा। ये ट्रेंड देख लीजिए, पिछले अगर 3 इलेक्शन की हम बात करें, या पिछले, क्योंकि 1995 से तो डायरेक्टली बीजेपी की ही सरकार बनी है, 95 के बाद फिर 6 इलेक्शन हो चुके हैं अब तक। उस 6 इलेक्शन में अगर आप ट्रेंड देखेंगे किसके वोट बढ़ रहा है और किसकी सीटें बढ़ रही हैं, तो कांग्रेस की सीटें इन इलेक्शंस में 5 बार बढ़ी हैं, और पिछले 3 इलेक्शन में लगातार 2007, 2012, 2017 में सीटें भी बढ़ती जा रही हैं और वोट परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। ये आपको खुद दिखेगा। 59 थी 2007 में, 2012 में 61 थी, 2017 में 77 थी। बीजेपी की इसके उलट अब अगर आप ये देखिए पिछले 3 इलेक्शन की बात करें तो हर इलेक्शन में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। 2017 में 117, 2012 में 115, 2017 में 99, और वोट परसेंटेज भी 2 इलेक्शन में कम हुआ है। हालांकि पिछले में उनका भी वोट बढ़ा था, कांग्रेस का भी बढ़ा था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो मैं समझ पा रहा हूं इसमें, कि अगर आम आदमी पार्टी आती है और बीजेपी के वो 49% में अगर डेंट लगाती है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उसको जो भी वोट मिलते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो रूलिंग पार्टी के वोट को ज्यादा काटेगी बनिस्बत विपक्ष की एक पार्टी कांग्रेस, जो पिछले 30-32 वर्षों में खराब से खराब स्थिति में भी, जब उसके 33 एमएलए रहे थे 90 में, उस समय से लेके आज तक वो 31 से लेके 42% वोट परसेंटेज रहा है। उसमें कितना काटेगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन असली डेंट वो बीजेपी में लगाएगी। और एक चीज और याद रखिएगा, 182 की वहां विधानसभा है। पिछली बार बीजेपी के 99 आए थे, 92 हाफ ए मार्क है, 7 एमएलए केवल ज्यादा थे,
और एक चीज और याद रखिएगा, 18 से 20 इलेक्शन पिटीशन को गुजरात हाई कोर्ट ने दबा, मतलब उसके यहाँ पड़ी हुई है, आज तक नहीं मानी गई, उसका आज तक कुछ निपटारा ही नहीं हुआ, पूरा नया इलेक्शन आ गया है। तो इन सब के मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी ज्यादा परेशानी में आएगी बनिस्बत कांग्रेस के। थैंक यू सो मच।